बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ यूट्यूब हाई देख रहे हैं। मैं इमरान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन दो चार खबरों पर ही फोकस रखूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। सबसे पहली खबर जो इस वक्त यानी कि जो जिन था बोतल में बंद वो बाहर आया है, बिल्ला थैले से बाहर आया है। जो कुछ पिछले दिनों पाकिस्तानियों के साथ हो रहा था और जिस की वजह से हो रहा था और जो सपोर्ट कर रहा था, फुल प्रोटेक्शन दे रहा था, वो बिल्ला थैले से बाहर आ गया। यानी कि ARY पर एक खबर चलवाई गई है कि काजी की एक्सटेंशन, उसके लिए कानून साजी के लिए यानी कि सलाह मशवरे हो रहे हैं। कानून साजी तो तकरीबन मेरे अंदाजे में 2/3 मेजॉरिटी से ही होती है, या फिर 224 का वो नंबर होता है, उसको पूरा करना होता है, उसके बाद ही कानून साजी हो सकती है। और उस नंबर को पूरा करने के लिए हर वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान को दलदल में धकेल रहा है। यानी कि पहले इन्होंने क्या किया कि जीते हुए लोगों को अरवाया, जीत चुके थे फार्म 45 के मुताबिक 47 वालों को आगे लेकर आए। उसके बाद यानी कि जब देखा कि उस तरह भी नहीं पूरे हो रहे तो इन्होंने क्या किया कि जो जीती हुई पार्टी थी यानी कि तहरीक इंसाफ, उसकी जो खसूसी नशिस्तें हैं वो दूसरी पार्टियों में बांटी, दूसरी पार्टियों को खसूसी नशिस्तें दी, तब भी नंबर पूरे नहीं हुए। फिर इन्होंने क्या किया कि जो जीते हुए लोगों को रिकाउंटिंग में यानी कि दोबारा गिनती में अरवाया, कुछ सीटें ली। उसके बाद जो ज़िमनी इलेक्शन है उसमें वो आसफा जरदारी वाला आपके सामने पता ही है कि किस तरह उसको सीट दी गई। अब इस तरह हो रहा है, लेकिन सोचना ये है और सोच ये आती है कि क्या इस तरह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ हो रहा है? क्या इससे पाकिस्तान को कोई फायदा है? मैं जो समझता हूँ इसमें पाकिस्तान का नुकसान ही नुकसान है। वजह यही है कि जिसके साथ अवाम नहीं है और पाकिस्तान में ये सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम रहेगा तो कैसे पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? क्योंकि देखिए, एक तो होता है ना कि आपने धांधली की है खुफिया तरीके से, तो कुछ सीटें आपने चुरा ली हैं खुफिया तरीके से, तो इतना ववेला नहीं होता है। लेकिन जब सारी दुनिया को, दुनिया का सारा मीडिया यानी कि रात को 12 बजे तक BBC जितने भी दुनिया का मीडिया था सारा यही कह रहा था कि तहरीक इंसाफ 150 सीटों से ज्यादा जीत रही है, और कुछ ऐसे हल्के थे कि जिनमें तो सरेआम नजर आ रहा था कि तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, वो सीटें भी छीनी गई। और फार्म 45 के मुताबिक तकरीबन 100 से ज्यादा सीटें छीनी गई उस पार्टी से। तो अब चलो, पाकिस्तान का मीडिया तो आप क्लोज कर लोगे, लेकिन क्या आप दुनिया के मीडिया को भी इस तरह कर सकते हो? क्या दुनिया इस तरह की हुकूमत के साथ आगे चलेगी? क्या बाइडन का खत लिखना सारे मसले हल कर देगा जिस पर आजकल धुमाले हो रही हैं? और बाइडन खुद अभी मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो उसके खत का क्या असर होगा? क्योंकि बाइडन तो हर जगह से हार रहा है। तो उधर जो पाकिस्तानी है अमेरिका में, क्या वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, क्या वो पाकिस्तानी बाइडन को जिताएंगे? और उनके जो प्यारों से जो पाकिस्तान में जुल्म हुआ है, हुआ तो डोनाल्ड लू की वजह से हुआ है। डोनाल्ड लू ने प्रेशर डाला था, डोनाल्ड लू ने धमकी दी थी बाजवा को, तो उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो क्या वो पाकिस्तानी इसको बाइडन को जिताएंगे, बाइडन हुकूमत को जितवाएंगे? तो ये सोचना भी मेरे अंदाजे में गलत है कि पाकिस्तान के 99% लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ है बैरून मुल्क, तो वो लोग तो सपोर्ट उसी के करेंगे। इसके अलावा आप एक बात जरा गौर से देखना कि अमेरिका में जितने भी दूसरे मुल्कों के मुसलमान भी है ना, वो भी इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। तो बाइडन इंतजामिया को तो अब ये मुश्किल पड़ी हुई है कि चलो पाकिस्तान के तो छोड़ो, हिंदुस्तान के मुसलमान भी इमरान खान के साथ है, बांग्लादेश के मुसलमान भी इमरान खान के साथ है, दूसरे मुल्कों के मुसलमान भी इमरान खान के साथ है। तो इस वजह से, और ये जो हुकूमत है ये उधर क्या करेगी? वो लोग तो, उनकी अपनी नेशनलिटी है, अपने पासपोर्ट है, उनको तो ये कुछ नहीं कर सकती। और न ही उधर पाकिस्तान का कानून चलता है और न ही पाकिस्तान की ये डंडमार चलते हैं या पाकिस्तान की एजेंसियां उधर असर कर सकती है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि बाइडन की हुकूमत जाएगी, फिर वही हिसाब होगा। एस्टेब्लिशमेंट किसी की सगी नहीं होती। कुछ अर्सा पहले तक जिस बाजवा को नवाज शरीफ ने लगाया, जिसको एक्सटेंशन दिलवाई, उसी बाजवा की वजह से नवाज शरीफ, चलो नवाज शरीफ तो गुनहगार था, मुजरिम था, लेकिन फिर भी उस बाजवा के प्रेशर की वजह से ये सारा कुछ हुआ। फिर यानी कि बाजवा ने दोबारा इमरान खान को उतारा, और उस वक्त ख्वाजा आसिफ, बाजवा का जो बाजवा को टेलीफोन किया था, ख्वाजा आसिफ की ज़बानी कि मैंने बाजवा को फोन किया तो तब जाकर मेरा रिजल्ट चेंज हुआ। तो इस दफा भी वही एस्टेब्लिशमेंट, ख्वाजा आसिफ, नवाज शरीफ, इन जैसे लोगों को, जैसे मरियम नवाज है या अमजद शहबाज है या शहबाज शरीफ है, इन सब के पास फार्म 47 है, 45 नहीं है। तो इन लोगों को अगर वो इलेक्शन जितवा कर आगे लाना चाहते हैं तो ये पायदार हुकूमत होगी? क्या इस तरह पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा? मुझे लगता है नहीं आएगा। लेकिन जो समझने वाले हैं वो नहीं समझ रहे, और वो अपने ताकत के नशे में जो भी फैसले कर रहे हैं, मेरे अंदाजे में उनका हर फैसला ही गलत हो रहा है।
क्योंकि अब काजी की एक्सटेंशन आ गई है। ये तो सिद्दीक जान भी, मैं बहुत अर्सा पहले ये बात की थी, आप मेरे व्लॉग निकाल के चेक कर लें, तो सिद्दीक जान भी ये कह रहा है और भी कुछ साथी यही चीज कह रहे हैं कि ये सारा कुछ आप जितना भी खेल खेला जाएगा ये काजी की एक्सटेंशन का है। क्योंकि देखें, जब 6 जजों ने एक लेटर लिखा, लेटर इतना खतरनाक था कि पूरी अदलिया क्या पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया, हुकूमत भी हिल गई। उसके बाद काजी को भी पसीने शुरू हो गए, क्योंकि काजी आगे 3 साल रहना चाहता था और काजी के साथ जो दूसरा जज है वो भी। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि एक्सटेंशन के लिए, पहले भी बाजवा की एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया, एक चलती हुकूमत को गिरवाया गया, एक चलती मैशत को डुबोया गया, पाकिस्तान का कहां से कहां आपने यानी कि डॉलर कहां पहुंचा दिया, पेट्रोल के रेट कहां पहुंचा दिए, चलती हुकूमत को सिर्फ एक एक्सटेंशन की वजह से। अब दूसरी जो एक्सटेंशन है वो भी पाकिस्तान को लेकर बैठती जा रही है। यानी कि काजी एक्सटेंशन में होगा तो क्या होगा, यही होगा ना कि आपके फैसलों को, यानी कि आप जो कुछ करेंगे इनको सपोर्ट मिलेगी, तफज मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट से किया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ ने ये फैसला दिया है, जज वो अपनी मर्जी के मैनेज कर लेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से किया है। लेकिन क्या अवाम में भी इस तरह का कोई होगा कि काजी के फैसलों को भी कबूल किया जाए? तो मैं ये सोच रहा हूं कि अवाम में अब जो कुछ हो रहा है वो एक बड़े इनकलाब की तरफ अवाम यानी कि रुख कर रही है आस्ता आस्ता। क्योंकि अब आप देखें कि लीडरों के बगैर जब इलेक्शन हुआ तो लीडरों के बगैर पूरी कैंपेन चलाई गई, वोट दिए गए, जितवाया गया, यानी कि इतनी सख्तियों के बावजूद बगैर किसी भी कैंपेनिंग के, यानी कि कोई जलसा, कोई मीटिंग, कोई किसी किस्म का कोई नहीं, निशान कोई नहीं, एक निशान कोई नहीं कि उस तरह हो, तो फिर भी अवाम ने जितवाया। तो ये जो अब इनकलाब आने वाला है ये बगैर लीडरों के होगा, क्योंकि तरीके इंसाफ के भी कुछ लीडरान कंप्रोमाइज लगते हैं जो ऊपर की सतह पर हैं, यानी कि जिस तरह बड़े लीडर हैं, बैरिस्टर गौर है या उमर अयूब है या अहमद खान है, या जिस तरह अली खान, गंडापुर को वजीर आला बना दिया गया, अली अमीन खान गंडापुर को वजीर आला बना दिया गया, तो वो सोच रहा है कि अब मैं कुर्सी मेरी पक्की है। लेकिन ये कुर्सी पक्की नहीं है, क्योंकि इसके पीछे भी अवाम का हाथ है। जब अवाम चाहेगी तो आपको जो MPA बनाने वाले हैं वजीर आला वही उठाकर बाहर फेंकेंगे। तो इसी तरह देखो, अवाम जब किसी को ऊपर लेके जाती है ना तो नीचे लाने में देर नहीं लगती। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे दुख होता है कि जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूं और ये जो एक्सटेंशनें हो रही है ना, ये एक्सटेंशनें जो है पाकिस्तान को तबाह कर रही है। एक जजों का एक यानी कि लेटर आया, उन्होंने अदालत को लिखा, अदलिया को लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि यानी कि इस पे कोई हमें राय दी जाए। चीफ जस्टिस को लिखा, और चीफ जस्टिस आगे से क्या कर रहा है कि उस शख्स को बुला रहा है न जिसकी अपनी हुकूमत है, ना उसका कोई फैसला माना जाता है, ना उसको दुनिया में कोई मान रहा है, और न ही वो अवामी लीडर है। उसको बुला के उससे मशवरा भी कर रहा है और उसको रास्ता दिखा रहा है कि इस तरह करो, तो इस तरह, यानी कि हर चीज उसके सामने रखी कि आप एक बुलाओ, इजलास बुलाओ काबीना का, उसमें ये करो और एक कमीशन बनाओ। यानी कि उससे जो कमीशन आपने बना दिया एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस पर, क्या उसको मानेंगे? और जिन जजों को आप यानी कि खुड्डे लाइन लगाना चाहते हो, जिन्होंने एक आवाज उठाई है अपनी आजादी के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी इज्जत व वकार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी नौकरी के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, तो क्या आप उनको अब यानी कि जमीन के अंदर तक घुसाना चाहते हो? वो जजों ने अगर कोई गलत काम किया है तो कोई, मेरे अंदाजे में तो कोई ऐसा जज नहीं है या कोई ऐसा आदमी भी नहीं है कि जो जानबूझ के कोई गलत काम करे। और इतना बड़ा रिस्क, और इस वक्त पाकिस्तान में जिसमें मार्शल लॉ से भी ज्यादा सख्त इस वक्त यानी कि एक चीज बनी हुई है कि कोई बाहर का कोई हुक्म नहीं, हुकूमत का कोई हुक्म नहीं चल रहा, अदालतों का कोई हुक्म नहीं चल रहा, जहां पर यानी कि हज़र सरोस जजों की कोई नहीं सुन रहा, कोई फैसला नहीं मान रहा। इसमें 6 जज उठकर अपने आप को यानी कि खुदकशी करेंगे, सुसाइड करेंगे, अपने आप को अजाब में डालेंगे। आखिर उनके साथ कुछ हुआ है, उनके पास कोई प्रूफ है तो वो कर रहे हैं। हक तो ये बनता था कि हाजिर सर्वोस सीनियर जजों का एक कमीशन बनता, फिर उनको भी बुलाकर पूछा जाता, और जिनका वो नाम लेते उनको भी बुलाकर पूछा जाता, या जो लोग उनको ब्लैकमेल कर रहे थे, जिन लोगों ने उनकी वीडियोस बनवाई या दिखाई या प्रेशर डाल के फैसले करवाए, उनको भी बुलाया जाता, फिर जाके कोई मसला हल होता। लेकिन ये तो एक तरफा एक काम हो रहा है कि काजी ने शलवार शरीफ को बोल दिया कि तू ऐसा कर, और उसने कमीशन बना दिया, और वो भी कमीशन के ऊपर भी पूरा यानी कि कंट्रोल, यानी कि ये फैसला करेगा यही कमीशन, और इसके अलावा भी अगर ये कमीशन चाहे तो किसी और चीज की, यानी कि मकसद ये है कि वो कमीशन उल्टा जजों की तहकीकात करेगा। फिर दूसरे नंबर पे आप एक बात सोचें कि कमीशन यानी कि जो इनकी काबीना ने जो एक करारदाद मंजूर की, उसमें एक बात तो बहुत अहम है कि जो जजों ने जो कुछ कहा इसको हम रद्द करते हैं, ये किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं। यानी कि उन्होंने कहा कि हमारे घरों की निगरानी की जाती है, हमें ब्लैकमेल की, यानी कि अदारों के ऊपर उन्होंने एक इल्जाम लगाया, तो काबीना उसको यानी कि बगैर सुने, बगैर देखे, काबीना अभी तक कोई यानी कि शुरू भी नहीं हुआ काम, तो वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं।
اب آپ سوچو کہ وہ کمیشن کیسے کام کرے گا اور فیصلہ کیا ہوگا. فیصلہ تو لکھا جا چکا ہے, جو فیصلہ آئے گا, جو فیصلہ لکھا گیا ہے وہی آئے گا. جس طرح الیکشن کا فیصلہ ہوا یا عمران خان کے جو فیصلے ہوئے وہ اسی طرح کا فیصلہ لکھا ہوا آ چکا ہے. اب ان ججوں کے اوپر ایک یعنی کہ گھیرا تنگ کیا جائے گا 6 کے 6 کے اوپر, اور جو دوسرے بھی یعنی کہ دوسرے ججوں کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے یعنی کہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ان ججوں کے اوپر گھیرا تنگ کیا جائے گا, سختیاں کی جائیں گی. جس طرح پیچھے 3-4 ججوں نے استعفے دیے, ان سے بھی استعفے یا دلوائے جائیں گے یا ان کو برخاست کیا جائے گا یا ان کو نوکری سے نکال دیا جائے گا اور سزائیں بھی دی جائیں گی. یعنی کہ اس طرح کا ایک ماحول پیدا کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے کہ یہ چیزیں پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہیں. ہم اسٹیبلشمنٹ سے درخواست کرتے ہیں کہ پلیز کسی ایک پارٹی کا نہیں, آپ پاکستان کا سوچو. اگر آپ پاکستان کا سوچو گے نہیں تو پھر پاکستانی بھی آپ کسی کا سوچنے کے موڈ میں نہیں ہے. میں یہ جو بار بار انقلاب کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں عام لوگوں میں رہنے والا آدمی ہوں. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کہ اب لوگوں کے ذہن میں کیا آ رہا ہے. آپ دیکھیں مہنگائی کا جتنا طوفان آ رہا ہے, لوگوں کو خاموشی ہے, لوگ بول نہیں رہے. لیکن یہی لوگ ایک بار اٹھیں گے اور باہر نکلیں گے اس حکومت کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف. آپ جتنا بھی سیٹیں ان کو جتوا دو, بلکہ پوری کی پوری سیٹیں ساری جتوا دو, لیکن عوام میں جو پارٹی جیتی ہوئی ہے نا وہی جیتی ہوئی ہے. اب تو عمران خان کے ساتھ پہلے تو میرے اندازے میں 90% تھے, اب تو 96% پہنچ چکے ہیں. کیونکہ لوگ اب وہ جاہل نہیں رہے پہلے کی طرح, پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی بہتری چاہنی ہے تو پلیز اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور یہ قاضی بازی والی ایکسٹینشن کو چھوڑیں. کیونکہ قاضی آئے گا 2-4 فیصلوں کو ایسے ڈیفینڈ کرے گا تو بات تو وہی ہے. پہلے یہ عدلیہ کا 136واں نمبر ہے تو یہ 200 کے اوپر پہنچ جائے گی. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.